पश्चिम बंगाल से अब राहत भरी तस्वीरें आ रही हैं। हिंदुओं के पलायन के बाद उनके वापस जाने की भी तस्वीरें आ रही हैं। बीते 24 घंटे में किसी तरह की विशेष हिंसा की खबरें भी नहीं आई हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है टीवी की भाषा में कि मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन हमारे लिए मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में शांति तो आ गई है, लेकिन सवाल ये उठना चाहिए कि कारवां गुजर जाने के बाद जो गुबार उठ रहा है, क्या उसमें किसी चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एंगल पीएफआई का भी आ रहा है, एंगल बांग्लादेश से जुड़े हुए 2 आतंकी संगठनों का भी आ रहा है, और जो लोग लौट करके अपने घरों को पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि 66% मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में रहना हमारे लिए सामान्य रूप से सुरक्षित नहीं है। जब बीएसएफ आई उसके बाद से शांति यहां पर आई है। अगर बीएसएफ जाएगी तो हमें डर है कि उन्होंने पहले जैसे धमकी दी थी कि जब बीएसएफ जाएगी तो तुम्हारे घर लूटेंगे, इज्जत लूटेंगे, दुकानें जलाएंगे, तुम्हारे पति और बच्चों को मार देंगे, तो वो महिलाएं अभी भी इस डर के साए में हैं और मांग कर रही हैं कि बीएसएफ को लंबे समय तक के लिए यहां पर रख दिया जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनके खुलासे डराने वाले हैं। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट्स के लीक होने की बात करी है, जिसमें टीएमसी पार्टी के कई नेता शामिल हैं उस कन्वर्सेशन में, और उसके अलावा यह भी आरोप लगाने की कोशिश करी गई है कि पीएफआई ने दरअसल आज नहीं बल्कि 1.5 महीने पहले से इसके लिए पूरे घटनाक्रम तैयार किए गए थे, जिसमें सिस्टमैटिकली तकरीबन 1 दर्जन के आसपास अलग अलग मंदिरों पर हमला किया गया और बनाई गई प्लानिंग कि किसी तरह से हिंदू रिटेलिएट करें, फिर उनके साथ लड़ाई की जाए और उसके बाद दंगा कर दिया जाए। लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो लोग कह रहे थे कि वक्फ के लिए यह प्रदर्शन था जो उग्र हो गया, उन लोगों को भी यह बात समझनी चाहिए। पीएफआई ने पहले कोशिश करी कि दंगा करवाया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद जब पीएफआई के लोगों को और कोई चीज नहीं समझ में आई, तो एक थ्योरी आपने अभी सुन रखी होगी, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक लड़के की मौत जो कि गोली लगने से हुई, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि पुलिस ने या बीएसएफ ने गोली मारी है या आपस में राइवलरी में मारी गई है। संभल उत्तर प्रदेश में 3 मुसलमान लड़कों की मृत्यु हुई थी, प्रदर्शन करने जा रहे थे मस्जिद बचाने के लिए। तुरंत आरोप लगाया गया था कि पुलिस की गोली से मर गए हैं, जबकि बात जांच निकली तो पता चला कि देसी तमंचे से मारा गया है। आपस की लड़ाई थी और दंगा भड़काने के लिए उस चीज को किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस के सामने किस तरह की मजबूरियां थी कि वो अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि एजाज नाम के 17 साल के लड़के की मृत्यु कैसे हुई। इस मौके का फायदा उठा करके एक आबादी के द्वारा व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट, एक बात सर्कुलेट की जाती है कि दरअसल इस मुसलमान लड़के की हत्या बीएसएफ की गोली से हुई है। और उसके बाद मुसलमानों की भीड़ के अंदर उग्रता आती है, जोश आती है कि अमित शाह की भेजी हुई बीएसएफ ने हिंदुओं के पक्ष में खड़े होते हुए मुसलमान पर गोली चलाई। इस तरह का नरेशन समाज में लिखित अलिखित मौखिक रूप से सर्कुलेट किया जाता है और उसके बाद हिंसा फैल जाती है। और अब हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन का विषय यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर परिस्थितियां वो आ गई हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच लगातार देर रात की मीटिंगें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 8 से 10 दिनों से ना किसी विदेशी दौरे पर गए हैं और ना ही अपना जम्मू कश्मीर का ही दौरा उन्होंने पूरा किया है, उसे भी रद्द करके वो लगातार दिल्ली में हैं, ऑफ द रडार हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात करी, जिसकी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई। मुलाकात 8:30 बजे के आसपास हुई। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जो मुलाकात सुकांतो मजूमदार की हुई है, उसके बाद किसी तरह की यह बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल को इस बात के पर्याप्त सबूत मुहैया करवा दिए जाएं जिससे राज्यपाल रेकमेंड कर सके राष्ट्रपति को कि कृपया यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि अगर वहां की हिंदू आबादी बीएसएफ की सुरक्षा मांग रही है तो यह बहुत खतरे की संभावना है। बीएसएफ उसी संभावना में परमानेंट
परमानेंटली डिप्लॉय की जा सकती है जब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हो। तो सवाल यही है कि राज्यपाल की रिकमेंडेशन क्या राष्ट्रपति के पास पहुंच चुकी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर ली है जिसमें नाम बांग्लादेश के 2 संगठनों का आ रहा है? पढ़कर आपको सुनाएं तो अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम बांग्लादेश की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है, और जमात उल मुजाहिदीन, यह भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जानी जाती है। इसके कई मेंबर पहले भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और पीएफआई के बारे में आपको पता है, भारत सरकार के द्वारा बीते वर्षों में बैन लगा दिया गया था। केरल और अन्य हिस्सों में लगातार उग्रवाद और आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने का इनके ऊपर आरोप लगाया गया था। एसडीपीआई की सक्रियता की बात हो रही है, जो पीएफआई के बैन होने के बाद बना आउटफिट है, और इसमें माना जाता है कि पीएफआई के ही अधिकतर लोग एसडीपीआई में शामिल हो गए हैं। इन तमाम चीजों को अगर आप क्लब करके देखेंगे और एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि यह तूफान के बाद की तो शांति हो चुकी है, अंधड़ के बाद की तो शांति हो चुकी है, लेकिन यह किसी बहुत बड़े चक्रवात का भी अंदेशा हो सकता है। और इस वीडियो में हम उसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु इसमें जो हमें समझना होगा वो ये कि पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां कैसे रही हैं। जब से ममता बनर्जी ने शासन संभाला है, 11 से 12 वर्षों का समय बीत चुका है। इस पूरे दरमियानी वक्त में किसी भी साल ऐसा नहीं गुजरा है जब ममता बनर्जी के राज्य में कहीं ना कहीं हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा ना हुई हो और उस हिंसा में इस बात का आरोप ना लगा हो कि राज्य प्रायोजित हिंसा यह थी। लगातार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर्स कमजोर हुए हैं। आरोप यह लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के कुछ मंत्रियों के द्वारा मुस्लिम वोट्स के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही है, और उसकी आड़ में बांग्लादेश से आने वाले अवैध रोहिंग्या या बांग्लादेश के रास्ते जो रोहिंग्या आते हैं, इसके अलावा बांग्लादेशी मुसलमान जो आते हैं, उनको कुछ जिलों में रहने के लिए शरण दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा सार्वजनिक रूप से यह बात कही गई थी कि दक्षिण 24 परगना जो जिला है उससे सबसे ज्यादा आधार कार्ड पूरे देश में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों के साथ मिले हैं। तो ममता बनर्जी की इस दमनकारी सत्ता, जिसमें कभी भी न्याय की कोशिश नहीं की जाती है, कभी गवर्नमेंट का अप्रोच ही उस बात का नहीं नजर आता है कि ये किसी केस को रिजॉल्व करना चाहते हैं। एसआईटी अभी गठित कर दी गई है, 9 पुलिस अधिकारी उसमें शामिल किए गए हैं, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी अधिकारी शामिल हैं, लेकिन जो प्राथमिक जांच होती है, जैसा कि आरजीकर रेप एंड मर्डर के मामले में हुआ था, वहां पर जो पुलिस ने प्राथमिक जांच करी थी, सबसे पहले सवाल उसी पर खड़े हुए थे। उस वक्त भी हमने लगातार बात करी थी कि बंगाल की पुलिस व्यवस्था किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस केस में भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पूरा लिपापोती कर दिया है। हत्या को हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, जिसकी वजह से इस पूरे दंगे की जड़ को माना जा रहा है, उसकी आड़ लेकर के दंगा किया गया। बंगाल पुलिस अभी यह बात स्पष्ट करने में नाकाम रही है किसी भी तरह से। 2 अन्य हिंदुओं की हत्या हुई, पिता और पुत्र की। उस मामले में कुछ गिरफ्तारियां तो हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर मुख्य आरोपी कौन था, मकसद क्या था। जो एक केस डायरी का एक जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और यहां से यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में पुलिसिंग व्यवस्था की स्थिति क्या है, और पीएफआई अपने मकसद में क्या कामयाब होता नजर आ रहा था, जिसका नतीजा यह दंगा हुआ और एक बड़ी संख्या में हिंदुओं के अंदर पश्चिम बंगाल में और डर भरा गया कि 33% आबादी की धमक को महसूस करो और दुबक करके घर में रह जाओ। आपको हम पूरी एक प्लानिंग की टाइमलाइन बताते हैं, अंदाजा आप लगा लीजिए क्या हो रहा होगा। बांग्लादेश, आपको याद है बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर टारगेटेड हमला किया जा रहा था, और वहां का स्टेट पूरी तरह से उन लोगों का समर्थन कर रहा था, हमलावरों का। आपको वेस्ट बंगाल देखना चाहिए। वेस्ट बंगाल में 13 मार्च को रात के 12 बजे नंदीग्राम में, जहां से ममता बनर्जी आती हैं और लगातार उनका गढ़ है, वहां पर एक हनुमान मंदिर पर हमला किया जाता है। ग्रामीण रात को उस मंदिर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घंटे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। 2 मूर्तियों को तोड़ करके मंदिर में आग लगा दी गई है। वहां पर एक व्यक्ति को वो लोग पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति का नाम मुस्लिम नाम निकलता है। पुलिस के हवाले किया जाता है, सुबह तक उसे बांध के रखा जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आकर के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। पुलिस वहां पर एक नई मूर्ति ला करके रखवा देती है, कहती जल गया, लो एक नई मूर्ति, पत्थर की मूर्ति रख दो।
अब हिंदू धर्म के आधार पर आस्था के हिसाब की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल का टर्मोइल जो है वो आस्था के आधार पर ही ममता बनर्जी मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं। लेकिन एक स्थापित मूर्ति तोड़ करके जला दी गई और पश्चिम बंगाल पुलिस के एक अधिकारी ला करके वहां मूर्ति रख दे रहे हैं, ये कितना तार्किक है वो बात छोड़िए। यहां पर यह होता है कि मुसलमान पहचान जिस व्यक्ति की रात तक थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस में जाते ही उसका खतना रिवर्स हो गया, उसका हिंदू नाम आ जाता है और उससे भी ज्यादा उसे पागल करार दे दिया जाता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसके अलावा शीतला माता मंदिर 7 मार्च को हमला हुआ दक्षिण 24 परगना में, काली माता मंदिर 9 मार्च को हमला हुआ उत्तर 24 परगना में, राधा कृष्ण पंडाल में हमला हुआ पूर्व मेदिनीपुर में 22 मार्च को। ये घटनाएं लगातार हो रही थीं। इन दंगों के दौरान भी हिंदू मंदिरों पर हमले की बातें निकल के सामने आई हैं, लेकिन इन सब चीजों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के क्राइम और थ्रेट के रडार के किसी भी मार्क को हिट नहीं किया, या फिर हिट किया तो पश्चिम बंगाल पुलिस सो रही थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए मन बना चुके हैं? क्या उपलब्ध आंकड़े, उपलब्ध तथ्य, उपलब्ध परिस्थितियों का सही आकलन किया जा चुका है? इंटरनेट वाले लोगों को छोड़ करके असल में जो वहां पर बैठे हुए समझदार लोग हैं, उन्होंने आकलन इस बात का कर लिया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को प्राथमिक रूप से यहां काम करने की जरूरत है। यहां बीएसएफ को कई जगहों पर रखे जाने की जरूरत है। प्राथमिक रूप से अगर राष्ट्रपति शासन ना लगाया जा सके तो कुछ इलाकों में आफ्स्पा लगाने की जरूरत है, एएफएसपीए, जिसका बहुत विरोध कई बार किया जाता रहा उत्तर के राज्यों के लिए, लेकिन उस आफ्स्पा ने कितनी शांति लाने में मदद करी वहां की परिस्थितियों में, उसकी बारे में कभी चर्चा और कर लेंगे। अब एक और मैं बात करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन क्यों जरूरी? आफ्स्पा वगैरह ठीक है, राष्ट्रपति शासन दरअसल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल का इलेक्टोरल हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने से ममता बनर्जी को लाभ मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बात सिर्फ समझना चाहता हूं, आखिर ममता बनर्जी किसी और को लाभ क्यों लेने देंगी अपनी सरकार में? आपको क्या नहीं पता है कि जहां की स्टेट मशीनरी इतनी ओवर पावर्ड हो कि वहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हजारों लोग मार दिए जाएं? आपको आंकड़े में पढ़ के सुनाता हूं कि पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर क्या है, पूरे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का स्थिति क्या है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के रहे, उन्होंने एक आंकड़े में यह बताया था 1977 से 1996 तक 28,000 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। लेफ्टिस्ट वीकली करके एक मैगजीन है, उसने बताया 1977 से 2009 के बीच 55,000 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। ये टेंडेंसी लगातार चलते जा रही है। अभी ममता जी की ऑटोक्रेसी और ज्यादा बढ़ गई है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के सामने नहीं आती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल पाती हैं उनमें पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां क्या हैं, उन सब चीजों से आप अवगत हैं। स्टेट मशीनरी में क्या समस्या किस तरह से आती है? बीजेपी 40% के आसपास वोट पाती है, ममता जी 50-55 इसके बीच में रह जाती हैं, इसके बीच में सरकार बनती है, वही 10-12% का खेल होता है। यह 10-12% कहां से आता है? यह 10-12% कहां से आता है कि पूरे पश्चिम बंगाल का प्रताड़ित हिंदू उसके बावजूद बीजेपी को या अदर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को वोट नहीं करता है, वो सिर्फ ममता बनर्जी को ही वोट क्यों करता है जो लगातार मुसलमानों को प्रश्रय देती हैं? नहीं, वो वोट नहीं करता है। मैनेजमेंट, इलेक्शन में जो मशीनरी होती है, अभी टीचर्स भर्ती घोटाला भी इसीलिए ममता बनर्जी के लिए सरदर्दी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें 34% सीटें निर्विरोध चली जाती हैं। 2018 का आंकड़ा है, 34% सीटें। मतलब आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन इतने पावरफुल हो जाएं कि वो हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा सीट से लड़ें और वहां उनके सामने कोई कैंडिडेट ना लड़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, तानाशाह कितने भी बड़े हों। लेकिन हाँ, टीएमसी का झंडा अगर आपके पास बंगाल में है तो 34% सीटें आप ऐसी पंचायत की निकाल लाएंगे जहां पर आपका विरोध नहीं, एक नॉमिनेशन नहीं फाइल होगा आपके खिलाफ। चुनाव लड़ना ना लड़ना तो दूर की बात है। ये परिस्थितियां पश्चिम बंगाल की हैं। इस वजह से वहां राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल एक पूर्णतया फेल स्टेट है। वहां की परिस्थितियां सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं रह गई हैं। बांग्लादेश से मिलने वाला मोटिवेशन लगातार प्रॉब्लम है। इस वजह से प्रधानमंत्री अमित और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति की जो मुलाकातें हो रही हैं, उनके निहितार्थ यही निकाले जाने चाहिए और यही होना चाहिए, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं। इससे शायद पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में और अधिक लिबर्टी और अधिक डेमोक्रेसी इन्वॉल्व हो पाएगी। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और हमने कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल में जो शांति बहाल हो रही है उसके बीच में इस बात को समझा जाए कि आखिर हम एक मुकाम पर आकर के क्यों कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि शांति बहाल हो रही है। उस अशांति की वजह क्या थी?
क्या चीजें थी जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, हिंदुओं को डर के साए में रहना पड़ा और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी भीड़ सड़क पर पूरी तरह से स्टेट को ओवरपावर करके कंट्रोल करके बैठी हुई थी। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करी। आपकी राय क्या है उसका स्वागत रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।